हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विकिपीडिया क्लासेस। आज की वीडियो में हम प्रीलिम्स की पेपर डिस्कस करेंगे 2019 से 22 तक का मॉडर्न हिस्ट्री का। ऑलरेडी 2018 का पेपर डिस्कस कर चुका हूँ मैं, वो चैनल पे है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और उसके साथ साथ पॉलिटी की जो सीरीज़ थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें 2017 से लेके 2022 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के। तो वो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके और उनको वहाँ से सीख सकते हैं चीज़ें, ठीक है। सो आप सबको पता है कि प्रीलिम्स जो है वो आने वाला, और ये सारे क्वेश्चंस आपको आइडिया दे देंगे कि किन चैप्टर्स को, किन क्वेश्चंस को और किन पैटर्न्स को फॉलो किया जाता जब भी एग्जामिनर पेपर सेट करता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। सो with reference to land reforms in independent India, which one of the following statement is correct? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है लैंड रिफॉर्म्स को लेके इंडिया में। सो लैंड रिफॉर्म्स बेसिकली इंडिया में मेजरली लाए गए थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो जितने भी बड़े लोग थे जिनके पास काफ़ी सारी लैंड थी, उनसे लैंड लेके जो टेनेंट है उनको दी गई थी लैंड, और बाकी भी लैंड लॉज जो है वो किए गए थे कुछ चेंजेस। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है लैंड जो है दैट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, तो स्टेट लिस्ट में है ये भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। देन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। द सीलिंग लॉज वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग्स। द मेजर एम ऑफ द लैंड रिफॉर्म वॉज टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल द लैंडलेस. It resulted in the cultivation of cash crops as predominant form of cultivation, and land reforms permitted no exemptions to ceiling limit. देखिए एग्जाम्पशंस भी उसमें जो है ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है कोई एग्जाम्पशन नहीं दी गई थी, बट एग्जाम्पशन दी गई थी, तो ये स्टेटमेंट तो नहीं हो सकती। देन कैश क्रॉप्स की कल्टीवेशन जैसा भी कुछ नहीं था, और फैमिली होल्डिंग्स के साथ साथ इंडिविजुअल होल्डिंग्स पे भी लैंड सीलिंग लगाई गई थी। सो द मेजर एम, जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि बड़े बड़े लोगों से लैंड लेके टीनेंट को देना, दैट वाज द मेजर एम। सो द मेजर एम वाज द लैंड रिफॉर्म वाज टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल द लैंडलेस। जितने भी लैंडलेस लोग हैं उन सबको एग्रीकल्चर लैंड प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट इज which of the following statement about the Charter Act of 1813? Now this act is very important. जब भी हम ब्रिटिश टाइम की बात करते हैं तो इन लॉज को हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो जो चार्टर एक्ट था 1813 का, उनमें वो उसका कौन सा प्रोविज़न यहाँ पे नहीं लिखा। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 करेक्ट पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इसके रिलेशन में करेक्ट है। सो इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया था, सिर्फ किसको छोड़ के? चाय के ट्रेड को, और चाइना के साथ जो ट्रेड करते थे उसको छोड़ के बाकी सब में बाहर के जो मर्चेंट्स थे, बाहर के जो ट्रेडर्स थे, वो आके ट्रेड कर सकते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया था। देन इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। बिल्कुल सही बात है कि इस एक्ट के द्वारा जो ब्रिटिश क्राउन है वो उसने सोवरन पावर एज्यूम की थी ओवर द टेरिटरीज ऑफ हेल्ड बाय कंपनी इन इंडिया, कि जो कंपनी की जितनी भी टेरिटरीज है उसके ऊपर सोवरेनिटी किसकी आएगी? ब्रिटिश क्राउन की आएगी। नेक्स्ट, द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ऐसा नहीं था, ये कहीं नहीं प्रोविज़न दिया हुआ कि इंडिया के रेवेन्यूज़ जो हैं उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल करेगा, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था। सो देयरफॉर द राइट आंसर इज़ 1 and 2। पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजीनियस आर्टिसंस, क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। बिल्कुल सही बात है, इसने ऐसा किया, ऐसा हुआ कि जो इंडिजीनियस आर्ट कल्चर था वो सारा दोबारा से रिवाइव हुआ। और क्योंकि बात सारी किसकी आ रही थी? स्वदेशी की आ रही थी। तो जब बात स्वदेशी की जा रही थी तो उसमें सिंपल सा फंडा ये था कि जितने भी जो लोकल मेड गुड्स हैं उनको आपने खरीदना है, उनको यूज़ करना है। तो इसी वजह से जो लोकल आर्टिसंस थे, क्राफ्ट्समैन थे, इंडस्ट्रीज थी, वो सारी फ्लरिश की। और एक नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था 1906 में।
सो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो द राइट आंसर इज बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब आपने बताना है कि कौन कौन इनका लीडर था या नहीं था। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया किसान सभा, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो ध्यान रखिए, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती ने की थी, और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी नायकर। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स या तीनों ही मैच जो है वो सही किए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, with reference to British colonial rule in India, consider the following statements. Mahatma Gandhi was instrumental in the abolition of system of indentured labor। बिल्कुल सही बात है, महात्मा गांधी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडेंचर्ड लेबर जो है उसका सिस्टम ख़त्म करने में। दूसरा, इन लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड्स वॉर कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वार। देखो, महात्मा गांधी चाहते थे कि इंडियंस जो हैं वो वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स का साथ दें। सो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत, इसका मतलब ये सारे ऑप्शंस गलत एक्सेप्ट बी। तो द राइट आंसर इज बी, कि सॉल्ट लॉ टूटने के बाद, सॉल्ट लॉ टूटा था 1930 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिक्लेयर कर दिया गया था एज एन इलीगल एंटिटी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, with reference to Indian national movement consider the following statements। तो ये देखिए बताया है, तेज बहादुर सप्रू प्रेसिडेंट ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, सही है। केसी नियोगे मेंबर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी सही है। एंड पीसी जोशी जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो द राइट आंसर इज डी 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व्ड अराउंड। तो ये जो रखमाबाई केस है 1884 का, ये किसके आगे पीछे घूमता था? सो रिमेंबर, इट डील्स विद बेसिकली विमेन राइट टू गेन एजुकेशन एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। जो मैरिज से रिलेटेड राइट्स हैं उनके रिलेटेड था। तो 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर। सो रखमाबाई केस ऑफ 1884। सो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंडिगो कल्टीवेशन डिक्लाइंड इन इंडिया बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। क्यों इंडिगो कल्टीवेशन जो है वो डिक्लाइन हुई थी? तो आप सबको पता होना चाहिए, अगर आपने ध्यान से चंपारण सत्याग्रह भी पढ़ा है तो आपको वहाँ पे लिखा मिलेगा कि इंडिगो कल्टीवेशन इसलिए डिक्लाइन हुई थी क्योंकि जो न्यू इन्वेंशंस एक्चुअली क्रिएट हो गई थी। बेसिकली क्या हुआ था, सिंथेटिक डाई आने लगी थी। इंडिगो बेसिकली यूज़ होता था कलर करने के लिए, सो उसकी जगह सिंथेटिक डाई आने लगी थी जर्मनी से। तो इसका मतलब न्यू इन्वेंशन की वजह से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो थी वो कम हो गई थी। दिस इज़ द रीज़न कि लोगों ने इंडिगो कल्टीवेशन करना कम कर दिया था। द राइट आंसर इज इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलिस्ले एस्टैब्लिश्ड द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकटा। तो वेलिस्ले ने फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकटा में एस्टैब्लिश किया था बेसिकली 1800 में। क्यों किया गया था? तो देखिए, ये किया इसलिए गया था ताकि ब्रिटिश सिविलियंस को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ट्रेन किया जा सके, या मैं सिंपली बोलूँ तो सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने के लिए ये कॉलेज जो है ये एस्टैब्लिश किया गया था 1800 में। से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन क्या, विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया उलगुलान और द ग्रेट टुमुल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। देखिए, उलगुलान बेसिकली बोला जाता है बिरसा मुंडा, जो मुंडा रेबिलियन है उसको उलगुलान मूवमेंट भी बोला जाता है ऑफ 1899-1900। तो बिरसा मुंडा जो है who belonged to basically was a tribal leader of झारखंड के ट्राइबल लीडर थे। तो उनकी जो मूवमेंट थी, उनका जो रिवॉल्ट था उसको उलगुलान रिवॉल्ट भी बोलते हैं। सो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी का मतलब है 1800 से लेके 1850 तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट रहा इंडिया के ऊपर। ठीक है, सो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रून्ड,
मशीन्स वर इंट्रोड्यूस इन इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लार्ज नंबर्स, ऐसा तो नहीं हुआ। रेलवे लाइंस वर लेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, नहीं, आपको पता है रेलवे लाइंस जो है वो 1850 के बाद रखी गई हैं, 1853 में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई। हैवी ड्यूटीज़ वर इम्पोज ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, नहीं, उल्टा जो इम्पोर्ट्स थे ब्रिटेन से उनको ड्यूटी फ्री कर दिया गया था। दैट इज़ कॉल्ड एज वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। तो एक्चुअली द राइट आंसर इज इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रून्ड, जो लोकल हैंडीक्राफ्ट थे वो बिल्कुल तबाह हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द बुक देशर कथा रिटन बाय सखाराम गणेश देस्कर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देशर कथा के रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया आपको, तो आपको बताना कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट वॉन्ड अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ माइंड, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि इसने बोला था कि वो आपके माइंड को कॉलोनाइज कर रहे हैं। एंड इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट फोक प्लेज एंड फोक सॉन्ग्स, ये भी बिल्कुल सही बात है कि वो स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज और फोक सॉन्ग्स को उन्होंने काफ़ी इंस्पायर किया और उसके बेसिस पे स्ट्रीट प्लेज और फोक सॉन्ग्स जो है वो गाए जाते थे। थर्ड स्टेटमेंट, द यूज ऑफ देश बाय देस्कर वॉज इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल, कि सिर्फ बंगाल रीजन के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया था देसू, तो ध्यान रखिए ऐसा नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, द राइट आंसर इज 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो गांधी इरविन पैक्ट में इनमें से क्या चीज़ जो है वो दी गई थी। इन्विटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस को बोला गया था कि आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो अब 1930 में होनी है उसमें पार्टिसिपेट करें। देन विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमulgated इन कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी सही है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अगेंस्ट जो ऑर्डिनेंस लाया गया था उसको विड्रॉ कर दिया गया और कांग्रेस ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया। तीसरा, एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस, नहीं, गांधी जी बोल रहे थे कि जो पुलिस ने एट्रॉसिटीज़ लोगों पे की हैं उनके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए, पर उसको ब्रिटिशर्स ने नहीं माना था, तो थर्ड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। एंड रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज्ड विद वायलेंस, क्योंकि गांधी जी का खुद का आइडिया था नॉन वायलेंस का, इसलिए सिर्फ उन्हीं प्रिजनर्स को छोड़ा जाए जो वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं है। इसी वजह से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को नहीं छोड़ा गया था, बिकॉज दे वर इन्वॉल्व इन वायलेंस। तो द राइट आंसर इज 1, 2 and 4, सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी का जो पहला क्वार्टर था यानी कि 1600 से लेके 1625 वाले पीरियड में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर द फैक्ट्रीज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनमें से कौन कौन सी जगह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रीज जो थी वो एस्टैब्लिश हुई थी। तो रिमेंबर द राइट आंसर इज बरोच ओनली, सिर्फ ए बरोच में थी इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी की फर्स्ट क्वार्टर वाले पीरियड में फैक्ट्री। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू मदनापाले ऑफ आंध्र प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो मदनापाले ऑफ आंध्र प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। जो आपका ऑप्शंस है, फर्स्ट इज पिंगाली विनायका डिजाइन द ट्राई कलर इंडियन फ्लैग हेयर, नहीं, ऐसा नहीं है, इन्होंने नहीं किया था यहाँ पे। पट्टाबाई सीतारमैया लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट एट आंध्र रीजन फ्रॉम हेयर, ऐसा भी नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश हेयर, ये कोई आंसर है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम को बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, मदनापाले करके एक जगह है आंध्र प्रदेश में वहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेंट फ्रांसिस जेवियर वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ जीसस ऑर्डर। Saint Francis Xavier died in Goa and a church is dedicated to him there. The feast of Saint Xavier is celebrated in Goa each year. So remember the right answer is first and third statement. ये दोनों statements जो है वो सही है, second statement is wrong. तो जो सेंट जेवियर हैं इनकी डेथ बेसिकली चाइना में हुई थी, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज The Montague-Chelmsford reforms of 1919 recommended granting voting rights to all women above the age of 21 years.
एंड सेकंड ऑप्शन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेम women रिजर्व्ड सीट्स इन द लेजिस्लेचर। सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सारी विमेन को ऐसा यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का कोई कॉन्सेप्ट जो था, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, कुछ लाया गया 1919 के एक्ट में। सो द राइट आंसर इज 2 ओनली। ठीक है, सो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द 8th August 1942 इन इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए 8 अगस्त 1942 को बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ डील करता है। इसी दिन जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी। देन the Viceroy's Executive Council was expanded to include more Indians. The Congress ministers resigned in 7 provinces, and Cripps' proposals on Indian Union with full dominion status once the Second World War was over. तो ध्यान रखिए, क्रिप्स मिशन पहले आया था, इसके बाद 8th क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिज़ाइन किया था 1937 में। वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपैंड किया गया था अगस्त ऑफर के बाद, और क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन बेसिकली इस टाइम पे पास हुआ था। तभी मैंने आपको बताया कि डील किसके साथ करता, क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ करता। तो द राइट आंसर इज ए, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को ही वारदा रेजोल्यूशन भी बोलते हैं, वारदा रेजोल्यूशन भी बोलते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए। Who among the following is associated with songs from prison? तो किसने songs from prison करके जो है वो एक किताब ही आप बोल सकते हैं लिखी है, ट्रांसलेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश। तो एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो द ऑप्शंस आर बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी या फिर सरोजनी नायडू। तो ध्यान रखिए, द राइट आंसर इज मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी विद हिंदू फीमेल स्कूल विच लेटर केम टू बी नोन एज बेथून फीमेल स्कूल। तो इनमें से कौन एसोसिएटेड था बेथून फीमेल स्कूल के साथ और सेक्रेटरी था उसका। तो ध्यान रखिए, द राइट आंसर इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लों आर रिमेंबर्ड एज। तो ध्यान रखिए, तीनों वो लीडर्स हैं जिनके ऊपर ट्रायल्स हुए थे। दे वर दी ऑफिसर्स ऑफ INA, दैट इज इंडियन नेशनल आर्मी। तो इनके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ने केस चलाया था, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लों। तो ये ध्यान में रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर सीन एज रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। देखिए, जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे दैट वुड बी गवर्नड बाय द गवर्नर और डिसाइडेड बाय द गवर्नर, और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो डिसाइड करेगी। और जबकि रिजर्व ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स को गवर्नर प्लस उसके पॉपुलर मिनिस्टर्स जो हैं वो देखेंगे, पॉपुलर मिनिस्टर्स जो हैं वो देखेंगे। तो उनने पूछा कि इनमें से कौन सी चीज़ रिजर्व्ड सब्जेक्ट में थी। तो योर ऑप्शंस आर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लैंड रेवेन्यू और पुलिस। ध्यान रखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो थी दैट वाज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, इसलिए उसको ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में रखा था। बाकी जस्टिस, लैंड रेवेन्यू और पुलिस जो थे ये तीनों रिजर्व्ड सब्जेक्ट में थे। तो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following freedom fighters Birendra Kumar Ghosh, Jogesh Chandra Chatterjee and Ras Bihari Bose. Who among the following were actively associated with Gadar party? तो गदर पार्टी के साथ ध्यान रखना, रास बिहारी बोस was associated with, directly associated or actively associated with गदर पार्टी। तो the right answer is D. Next, with reference to Cripps mission. So Cripps mission इंडिया में आया है 1942 में। तो consider the following statement. The Constituent Assembly would have members nominated by the provincial assemblies as well as the princely states.
Any province which is not prepared to accept the new constitution would have a right to sign a separate agreement with Britain regarding its future status. सेकंड स्टेटमेंट सही है कि अगर कोई प्रोविंस नए कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करता तो वो ब्रिटेन के साथ अपना फ्यूचर स्टेटस खुद डिसाइड कर सकता, पर ये नहीं था. द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज, ऐसा नहीं है, इलेक्टेड मेंबर्स ही इसमें थे. नॉमिनेशन का कोई कॉन्सेप्ट एज सच नहीं था. तो द राइट आंसर इज बी, सेकंड ओनली. एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. सो विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. So the Dutch established their factories, warehouses on the east coast on lands granted to them by Gajapati rulers. Second is Alfonso de Albuquerque captured Goa from the Bijapur Sultan. ये ठीक है, second वाला statement. And the English East India Company established a factory at Madras on a plot of land leased from a representative of Vijayanagar Empire. थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. तो द राइट आंसर इज सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट स्टेटमेंट जो है दैट इज रॉन्ग. तो ये थे आपके क्वेश्चंस 2019 से लेके 2022 तक के मेन प्रीलिम्स के. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. सो थैंक यू सो मच.